मैं मनीष शुक्ला यूपी 096। मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन की सेकंड पार्ट को चर्चा करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप गूगल पर या यूट्यूब पर हैशटैग श्री दयाल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। इसे आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये DSSB, रीड्स, CTT, KBS, UP, SSSB स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और ख़ास करके BSTC, D.Ed, B.Ed, M.Ed के कोर्स वर्क में भी है। और ये एक प्रैक्टिकल कोर्स वर्क है जो कम्युनिटी बेस या समुदाय आधारित पुनर्वास के दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे। सर्विस डिलीवर यानी जो भी पुनर्वास सेवाओं के समुदाय आधारित स्रोत हैं, जैसे प्राथमिक चिकित्सा, आंगनवाड़ी, महिला मंडल, बैंक धारक, टीचर, अध्यापक, परिवार, माता पिता, इन पर आज हम सामुदायिक स्रोतों के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। इसमें प्राथमिक चिकित्सा का क्या रोल होता है। प्राथमिक चिकित्सा टीकाकरण जैसे सुविधाएं मुहैया कराता है, जो कि ग्रामीण अंचल के गांव के किसी नज़दीकी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओपन किया जाता है, खोला जाता है, जिसमें फ्री टीकाकरण की सुविधाएं मुहैया होती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रमुख पुनर्वास केंद्रों में से एक होता है, जिसमें विकलांग व्यक्ति अपने व गांव के व्यक्ति विकलांगता की पहचान कर वहां पर इलाज या पुनर्वास के लिए उसे सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, चाहे उपकरणों से संबंधित हो, चाहे वो उसके इलाज से संबंधित हो। नेक्स्ट, आंगनबाड़ी और बालवाड़ी केंद्र। ये आंगनबाड़ी और बालवाड़ी केंद्र गैर सरकारी संस्थाओं और सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित होती है, जिसमें गैर सरकारी संगठन द्वारा सरकारी संस्थानों में ये उपलब्ध कराई जाती है, जिनमें जो गांव के प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें आंगनबाड़ी महिलाओं द्वारा बच्चों को व गर्भवती महिलाओं को कुपोषण या स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं प्रदान करती हैं। महिला मंडल समाज के असहाय जो महिला मंडल का कार्य समाज के असहाय व पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ना होता है। बैंक और डाकघर। बैंक का रोल और डाकघर का रोल विकलांगों के लिए समस्याओं से निपटारा करने हेतु ब्याज सस्ती या शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना होता है, तथा साथ ही उन असहाय व पिछड़े वर्ग जो समाज की मुख्यधारा में नहीं है, उन परिवारों को भी बीमारी, शादी, वृद्धा जैसे पेंशन व विकलांग पेंशन के रूप में बैंक व डाकघर ब्याज ऋण का प्रावधान करता है। आंगनबाड़ी आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, आंगनबाड़ी और बालवाड़ी केंद्र, जहाँ पर रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में आंगनबाड़ी और बालवाड़ी केंद्र की शुरुआत करी गई। यहाँ पर रिसोर्स सेंटर भी होते हैं, जिससे जो बच्चे हैं वह अपने शैक्षिक क्रिया व TLM के माध्यम से अपनी शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ा सकें। तीसरे चित्र में आप देख रहे होंगे कि जो बालवाड़ी केंद्र होता है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो असहाय गरीब परिवार से आते हैं, उन्हें शैक्षिक मुख्यधारा में जोड़ने के लिए बालवाड़ी केंद्र की शुरुआत करी गई। एक तरीके से जन सेवा ट्रस्ट के रूप में इसे समाज के सामने रखा जाता है। दूसरे चित्र, नीचे वाले चित्र में देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं। एक महिला जो आंगनबाड़ी और एक बालिका जो उसी बच्चों में से एक खेल आयोजन कर रही है, यानी मनोरंजन से संबंधित भी आंगनवाड़ी और बालवाड़ी केंद्रों में ऐसे सुविधाओं को प्ले बे मेथड या प्रोजेक्ट मेथड, प्ले बे मेथड, किंडरगार्टन मेथड द्वारा इन्हें पढ़ाकर शैक्षिक मुख्यधारा और समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास आंगनबाड़ी और बालवाड़ी केंद्र करता है।
प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हमने पीछे देखा था। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र गांव के किसी एक ऐसे स्थान पर ओपन किया जाता है जहां पर सभी गांव के सभी व्यक्ति उस प्राथमिक केंद्र पर जाकर अपनी चिकित्सीय सुविधाएं प्राप्त कर सकें या उपलब्ध हो सके, जिससे और इन प्राथमिक केंद्रों का चिकित्सा केंद्रों का भी दायित्व होता है कि वो समुदाय को समाज को पुनर्वासित कार्यक्रम आयोजन करते रहें, कैंप लगाकर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं या अपने स्वास्थ्य केंद्रों की चर्चा करते रहें, जिससे समाज में एक समन्वयता की स्थापना हो सके, समाज में एक ट्रस्ट की भावना हो सके, विश्वसनीयता की भावना उत्पन्न हो सके। उस विद्यालय, उस प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, उस बैंकर, उस महिला मंडल के ऊपर गैर सरकारी जन कल्याण संगठन, जो खास करके जो प्राइवेट कॉलेजेस या स्कूल या गैर सरकारी संगठन सेवा सारथी होते हैं, उनमें गैर सरकारी संगठन संचालित करके समाज की मुख्यधारा में लोगों को जागरूकता अभियान जैसे कार्यक्रम संचालित करके समाज की मुख्यधारा और शैक्षिक मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास गैर सरकारी संगठन जन कल्याण संगठन करता है। धार्मिक संगठन का भी अपना एक महत्व रोल होता है इस समुदाय आधारित पुनर्वास प्रक्रिया में, क्योंकि जो भी धर्म संघ गुरु हैं वो अपने समाज में समुदाय कार्यक्रम साथ करते ही हैं, साथ ही साथ वे अन्य धर्मों में भी प्रचार प्रसार करने का प्रयास करते हैं, जिससे सामुदायिक विकास की क्रिया और सामाजिक मुख्यधारा और शैक्षिक मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास उन धर्म गुरुओं या धर्म संगठनों द्वारा किया जा सके। स्कूल अध्यापक, खास करके स्कूल अध्यापक एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम में रोल मॉडल की भूमिका निभाता है। वह अपने गांव, समाज व विद्यार्थी या समाज के लोगों का एक रोल मॉडल होता है। हम अगर परंपरागत विचारधाराओं में देखें तो अध्यापक की भूमिका सर्वोपरि होती थी। एक गांव में, एक समाज में उसे उच्च वर्ग या उच्च शैक्षिक वर्ग के रूप में माना जाता था। उसके लोग आदर्श को मानते थे, उसके विचारधाराओं को मानते थे और अपनी विचारधाराओं को उनकी विचारधाराओं से जोड़ते हुए समाज की और शैक्षिक मुख्यधारा में अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते थे। शैक्षिक अधिकारी या सरकारी अधिकारी की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। वो अपने समाज, परिवार का अच्छे से एक नीतियों, रणनीतियों और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की तरफ अग्रसर करने का कार्य करती हैं या करते हैं। और साथ ही साथ जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो अपने परिवार की जीविका तो वहन कर ही लेते हैं, साथ ही वो अपने समाज की भी मदद करने में आगे आते हैं। अगर हम सीबीआर जागरूकता कार्यक्रम के स्तरों को देखें, अवेयरनेस सीबीआर यानी समुदाय आधारित पुनर्वास की प्रक्रिया में डीआरसी यानी डिस्ट्रिक्ट डिसेबल रिहेबिलिटेशन सेंटर ऐसे पुनर्वास केंद्र बनाए जाते हैं जो खास करके अवेयरनेस या जागरूकता प्रोग्राम कार्यक्रम संचालित करते हैं। यह एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिला स्तर पर पुनर्वास केंद्र बनते हैं जहां पर एक जो डीएम होता है या बीएसए होता है या विकलांग कल्याण अधिकारी होता है, वो इसकी संचालित भूमिका में अग्रसर करता है इस प्रोग्राम को संचालित करने के लिए। विकलांगजन अधिनियम पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी NPRPD, नेशनल प्रोग्राम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये ऐसे दिव्यांगजनों के लिए अधिनियम बनाए गए पुनर्वास केंद्र हेतु जो दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास एवं जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करें, साथ ही साथ समाज और शैक्षिक मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य करती है। साथ ही साथ एम्पावरमेंट, जागरूकता, समन्वयता या इंक्लूजन जैसे कार्यक्रम इसमें संचालित किए जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा केंद्र या कार्यक्रम DPP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, यह एक प्राथमिक स्तर पर शिक्षा कार्यक्रम है जो कि उन बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है जो समाज में शिक्षा की अभाव से पिछड़े होते हैं। इसका एक उद्देश्य SSA भी रहा है, सर्व शिक्षा अभियान, वो भी उन बच्चों को जोड़ने का प्रयास करता था जो शैक्षिक वर्ग से पिछड़े होते थे।
और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान वो करता है। साथ ही साथ एसएससी में आपने देखा 2000 में इसे ग्राम स्तर पर या जमीनी हकीकत में लाया गया और 2001 में इसे लागू किया गया। इसकी मूलभूत गुणवत्ता से पूर्ण शिक्षा देना तथा नामांकन की स्थिति को बढ़ाना था। इसीलिए वहां पर मिड डे मील भी चालू किया गया, मध्याह्न भोजन जिसे हम कहते हैं, कि नामांकन की क्रिया को बढ़ाया जा सके, इनरोलमेंट बढ़ाया जा सके, जिससे उन बच्चों जो छोटे वर्ग के बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उसमें इनरोलमेंट बढ़ सके और शैक्षिक क्रिया को और गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक क्रिया बढ़ाया जा सके और समाज में उन जागरूकता प्रोग्राम के तहत उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। शिक्षा कार्यक्रम की नई नीति यानी पीपी, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन प्रोग्राम, इसका भी कार्य नई शिक्षा नीति के तहत ही था कि शिक्षा के कार्यक्रमों और तथा साथ ही साथ उन प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चों का एनरोलमेंट, नामांकन रेट जिसे हम कहते हैं, बढ़ाया जाए और लिटरेसी रेट को कम किया जाए। समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास कार्यक्रम, दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र यानी सीआरसी, कंपोजिट रिहैबिलिटेशन सेंटर, खास करके रीजनल सेंटर होते हैं ये खास करके एनआईज के अंडर में कार्य करते हैं। जितने भी एनआईज हैं यानी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं। अब सीआरसी अगर हम देखें, भारत भर में 20 से 21 सीआरसी ओपन हुए हैं जो खास करके एनआईज के अंडर में कार्य करते हैं। इसका काम होता है रीजनल सेंटर पर यानी क्षेत्रीय स्तर पर कौशलता विकास कार्यक्रम व सशक्ति कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम करके लोगों को अवेयर और एम्पावर करें यानी सशक्त बनाएं और लोगों से जुड़ने का प्रयास करते रहें और उनकी कौशलता और विकास के पुनर्वास करते रहें और साथ ही साथ दिव्यांगजन का भी सशक्तिकरण करना इनका दायित्व होता है। जितने भी सीआरसी ओपन हुए, लगभग 20 सीआरसी हैं। सीआरसी लखनऊ, सीआरसी गोरखपुर, सीआरसी पटना, सीआरसी छत्तीसगढ़, सीआरसी नन्नूर, सीआरसी केरला, त्रिपुरा, इस तरीके से कई सारे सीआरसी ओपन हुए हैं। अगर हम एनआईज की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, तो लगभग 9 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें एनआईपीबीडी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज, ये देहरादून में स्थापित है। लगभग 1979 में स्थापित हुआ। ये विकलांगता के क्षेत्र में, दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में कार्य करता है। अवेयरनेस फैलाने के लिए, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, डीबी बच्चों के लिए या ब्लाइंड बच्चों के लिए ओरिएंटेशन, मोबिलिटी, खास करके शिक्षा उपकरणों का निर्माण, उसके प्रशिक्षण, अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कार्य ये संचालित करता है। AYJNISHD अलियावर्जन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग स्पीच डिसेबिलिटीज, ये इसकी शुरुआत 1983 मुंबई में हुई। ये खास करके श्रवण बाधिता के क्षेत्र में कार्य करता है। शिक्षा कार्यक्रम, ये श्रवण बाधिता के क्षेत्र में कॉक्लियर इम्प्लांट व हियरिंग एड डेवलपमेंट करना और उसके वितरण को संचालित करना तथा शिक्षा जागरूकता जैसे अभियान चलाकर समाज को अवेयर करने का कार्य करता है। रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम, उस सामग्री वितरण से संबंधित ट्रेनिंग कराना, ऐसे जैसे प्रोग्राम संचालित करता है। NIPID नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ये 1978 में स्थापित हुआ, सिकंदराबाद में ओपन हुआ किया गया और खास करके बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र में कार्य करता है। उनसे संबंधित शिक्षा, उनसे संबंधित रोजगार, उनसे संबंधित मटेरियल डेवलपमेंट, उनसे संबंधित TLM, उनसे संबंधित फ्लैश कार्ड, उनसे संबंधित ट्रेनिंग और एम्पावरमेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एम्पावरमेंट की श्रेणी होती है। ऐसे कार्यक्रमों का संचालन कर इन्हें अवेयरनेस, जागरूकता कार्यक्रमों में रखा गया। NILD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, ये 1978 में ओपन हुआ कोलकाता में। इसका भी कार्य लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के लिए कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, शिक्षा कार्यक्रम, रोजगार, मटेरियल डेवलपमेंट, पुनर्वास जैसे कार्यक्रमों को संचालन करना इसका प्राथमिक दायित्व था। PDUNIPPD पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडीकैप, इसका कार्य खास करके फिजिकली हैंडीकैप के लिए जो शारीरिक रूप से अक्षम है उन विकलांगता के लिए कार्य करता है। ये 1960 में दिल्ली में ओपन हुआ।
इन सभी नेशनल इंस्टीट्यूटों के कई सारे एनआईज काम करते हैं, कई सारे रीजनल सेंटर्स काम करते हैं जो दिव्यांगता और पुनर्वास के क्षेत्र में कौशलता और सशक्तिकरण का कार्य करते हैं। खास करके SBNIRTR, स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग रिसर्च, ये 1975 कटक में ओपन हुआ। इसका मुख्य कार्य शोध कार्य करना है, पुनर्वास के क्षेत्र में नए आयाम को खोलना है, जिससे कि दिव्यांगता के क्षेत्र में, कौशलता के क्षेत्र में नए विकास और नए आयाम कर व्यक्तियों को सशक्तिकरण का एक माध्यम बना सके। NIEPMD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ये 2005 में चेन्नई में ओपन हुआ। यह बहुविकलांगता के क्षेत्र में कार्य करता है। इसका कार्य शिक्षा, इसका कार्य मटेरियल डेवलपमेंट, इसका कार्य एम्पावरमेंट, इसका कार्य ट्रेनिंग जैसे प्रोग्रामों को संचालित कर विभिन्न प्रकार की जागरूकता कार्यक्रमों को, अवेयरनेस कार्यक्रमों को क्षेत्रीय स्तर व लोकल स्तर पर पुनर्वासित करने का कार्य होता है। NIMHR, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन, ये सीहोर मध्य प्रदेश 2018 में ओपन हुआ। ये नई नेशनल इंस्टीट्यूट है जो खास करके ICMR, इस कोविड-19 में एक कोविड सेंटर भी बना है और रिसर्च सेंटर भी है। इसमें शिक्षा जैसे कार्यक्रम, पुनर्वास, जागरूकता, यहाँ पर एक विकिरण नामक एक वेब का ओपन किया गया, जिससे मेंटल हेल्थ से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं और जागरूकता काउंसलर का कार्य कर रही है। एक साइट का आवरण हुआ है। ISLRTC, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसकी स्थापना 2015 नई दिल्ली में हुई। इसका कार्य विभिन्न भाषाओं में, इंडियन भाषाओं में साइन लैंग्वेज के बारे में शोध करना है, जिससे कि भारतीय भाषाओं में शोध करने से उन डेफ बच्चों की विभिन्न साइन लैंग्वेज में भाषाओं का अनावरण हो सके और शैक्षिक मुख्यधारा और समाज की मुख्यधारा में और उनके बधिर बच्चों की समन्वय में स्थापना करना और स्थापित करना इनका मुख्य कारण था। दिव्यांगता के कुछ NSSO 2011 के अनुसार कुछ डाटा है, जिसमें दृष्टिबाधिता 18.8, श्रवणबाधिता 18.9, वाक दिव्यांगता 7.5, गतिक विकलांगता 20.3, बौद्धिक अक्षमता 5.6, मानसिक मंदता या मानसिक रोग 2.7, बहुविकलांगता 18.4, विविध में 7.9, कुल विकलांगता 100% की हुई। अगर हमें विकलांगता का स्तर या परिमाण मालूम होता है तो हमें ये जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने या संचालित करने में आसानी होती है। CBR के 2 मॉडल, एक विकलांगता विशेष प्रारूप, एक बहुविकलांगता प्रारूप रखे गए। आप इसमें चित्रों में देख रहे हैं, एक पहले चित्र में बहुत सारे लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो व्हीलचेयरिक हैं एक गेम का संचालन कर रहे हैं। दूसरे में विकलांग व्यक्तियों, दृष्टिबाधित व्यक्तियों, असहाय व्यक्तियों को कुछ वितरण किया जा रहा है। तीसरे प्रारूप में आप चित्र प्रारूप में देख पा रहे होंगे कि नेत्र चिकित्सक मेंटल से संबंधित उनके कुछ काउंसलिंग किए जा रहे हैं। नेत्र चिकित्सक विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों का संचालित करके उनके बहुविकलांगता या विकलांगता विशेष पर आधारित प्रारूपों में कार्य किए जा रहे हैं। डेफ ब्लाइंड के सफल पुनर्वासन के लिए अपेक्षित कुशलताएं, आयु कम से कम होनी चाहिए। जो व्यक्ति इसमें कार्य करना चाहता है डेफ ब्लाइंड में, उसकी या पुनर्वास प्रक्रिया में कार्य करना चाहता है, उसकी उम्र कम हो तो वो अपने सफल पुनर्वासन के लिए अपेक्षित कुशलताओं में से एक होगा। शिक्षण प्रशिक्षण का अनुभव होना चाहिए। निवास स्थान अगर स्थानीय है तो पुनर्वासन में सफल योगदान उसका रहेगा। कम से कम उसको 6 माह का प्रशिक्षण होना चाहिए। उसे विकलांगता की परिभाषा आनी चाहिए, विकलांगता की जनसंख्या मालूम होनी चाहिए, उसके कारण, पहचान, सर्वेक्षण की पद्धतियां उसे मालूम होना चाहिए, जिससे वो मूल्यांकन कर उनको उचित उपकरणों की सुविधाएं प्रदान कर सके। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का परिचय उसे होना चाहिए, उसे आवश्यकताएं मालूम होनी चाहिए, विशिष्ट प्रशिक्षण की जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ उचित संसाधनों का प्रयोग उन बच्चों और महिलाओं को क्या देना है, क्या करना है, उन्हें उससे अवगत होना चाहिए।
बहुउद्देशीय कार्यक्रम मल्टी सेक्टोरियल नेटवर्क्स, ये कार्यक्रम कहाँ से उठते हैं और कहाँ तक पहुंचते हैं, यानी इसका अपना विभाग बहुत उच्च स्तर के विभागीय स्तर पर से होते हुए एक ग्रामीण कर्मी तक पहुंचता है, यानी एक नीड व्यक्ति के पास कब पहुंचता है। MSJE मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट से राज्य विकलांग कल्याण मंत्रालय, देन राज्य विकलांग कल्याण विभाग, देन जिला अधिकारी, देन मुख्य विकास अधिकारी, देन जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, देन खंड विकास अधिकारी, देन बहुउद्देशीय पुनर्वास कर्मी, उसके बाद ग्रामीण कर्मी, देन उन व्यक्तियों के पास पहुंचता है जिससे उसकी आवश्यकताएं होती हैं। इसका पुनर्वास सेवाओं के प्रति जागरूकता, ग्राम प्रधान, समुदाय सदस्य, माता पिता, अन्य विशिष्ट जन जैसे पोस्टर, बैनर, नुक्कड़ नाटक, प्रमाण पत्र कहाँ बनना है, ये जानकारी प्रधान या जिला पंचायत सदस्य या माता पिता या अन्य विशेषीकृत व्यक्ति ही बता सकते हैं। उन सेवादात्री बता सकते हैं उन सेवा लेने वाले व्यक्तियों को। गैर सरकारी संगठन, विशेष विद्यालय संचालित होते हैं। यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विशेष संसाधनों के साथ विशेष शैक्षिक क्रिया और विशेष अनुकूलित वातावरण में कर सकते हैं। पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिससे कि वे अपने रोजगार आगे चलकर अपने रोजगार का संचालित कर सकें, अपनी रोजगार की मुख्य धारा में जुड़ सकें। रोजगार परक प्रशिक्षण, उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जाता है कि आगे चल के वो रोजगार उस प्रशिक्षण को प्राप्त करके रोजगार ले सके। समय की शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पर सामान्य और दिव्यांग दोनों बच्चे संचित कर अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं एक ही कक्षा कक्ष वातावरण में, एक ही छत के तले। आवासीय पुनर्वास सेवा, बहुत सारे ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जहाँ पर बोर्डिंग स्कूल जैसे पुनर्वास रिहेबिलिटेशन कार्यक्रमों का संचालित किया जाता है, जहाँ पर उसको उपकरण, प्रशिक्षण, CBR सुविधा उपलब्ध होती है। सरकारी संगठन, जहाँ पर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र जो प्राथमिक स्तर पर चलाए जाते हैं, जिला अस्पताल, क्षेत्र स्तर पर जिला पुनर्वास केंद्र, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर विशेष विद्यालय, एक निश्चित स्थान पर डिस्ट्रिक्ट के किसी एक जगह पर जहाँ पर संचालित किए जाते हैं प्रशिक्षण केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र जिला आते हैं। जिला अस्पताल, पुनर्वास केंद्र जैसे क्रियाएं सरकारी संगठनों द्वारा संचालित की जाती है। इसका मुख्य कार्य लोगों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ना, शैक्षिक मुख्यधारा में जोड़ना, जागरूकता अभियान, समन्वयकता तथा इंक्लूजन जैसे कार्य इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुनर्वास के क्षेत्र क्या होते हैं? पुनर्वास जो शैक्षिक पुनर्वास के तहत पर सभी वर्ग एक साथ ही आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान शैक्षिक उपयोगी में बेहतर बनाना है, जिसे समाज और बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। शैक्षिक पुनर्वास के कुछ घटक होते हैं जिसमें बच्चों की स्वीकार्यता, अनुकूलन, अधिगम वातावरण, TLM, शिक्षक और सकारात्मकता। अगर हमारी सकारात्मकता होगी तो हम बच्चों की शिक्षा के लिए स्वीकार्यता भी हम प्रदान करा सकते हैं और हम उनका अनुकूलन भी कर सकते हैं, अधिगम वातावरण भी बना सकते हैं और अपने शैक्षिक उपकरणों द्वारा एक शिक्षक उन्हें शिक्षा भी प्रदान करा सकता है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे इसमें एक विशेष शिक्षक है, रिसोर्स शिक्षक किस तरीके से शिक्षा ग्रहण करा रहा है। ये एक हितकारक होता है, जो शिक्षक होता है, रिसोर्स टीचर होता है, वो समाज के लिए हितकारक का कार्य करता है। जागरूकता जो कार्यक्रम संचालित करता है वो समाज के हितकारक होता है कि समाज अच्छा बने, सुरक्षित समाज बने, सकारात्मक समाज बने, सुगम्य समाज बने। सोशल रिहेबिलिटेटर, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, सामाजिक समायोजन, सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, किसके लिए? कि सामाजिक पुनर्वास की जो प्रक्रिया है वो सम्मान एवं स्वाभिमान रहित व्यक्तियों का समावेशन कर समाज की और शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना होता है कि उन्हें स्वास्थ्य, सही स्वास्थ्य उपलब्ध हो सके, वो स्वस्थ रह सके और सामाजिक न्याय हो सके उनके साथ, उनका सशक्तिकरण हो सके, उनकी सामाजिक सुरक्षा हो सके, उनका सामाजिक समायोजन हो सके। अगर हम सशक्त होंगे तो हम अपना समायोजन भी कर सकते हैं और अपने समाज की सुरक्षा भी कर सकते हैं, हम उसके प्रति न्याय भी कर सकते हैं। और जब हम उसके प्रति न्याय करेंगे तो हम जरूर ये है कि हम स्वस्थ रहेंगे। एक सोशल वर्कर किस तरीके से सोसाइटी में विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान या सहयोग कार्यक्रम संचालित करते हैं और समाज की मुख्य धारा में उन्हें जोड़ने का प्रयास करते हैं।
पहले चित्र में आप एक सहयोगी द्वारा एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी को ट्रेन में चढ़ाया जा रहा है व्हील चेयर द्वारा। उन्हें रैम्प यानी जो बैरियर फ्री मुक्त वातावरण में अंदर उन्हें करने का प्रयास उससे किया जा रहा है। दूसरे में एक मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर एक दृष्टिबाधित बच्चे को छड़ी की कौशलता सिखा रहा है। तीसरे में रिहैब प्रोफेशनल नुक्कड़ नाटक द्वारा उसे जागरूकता अभियान जैसे कार्यक्रमों का संचालित किया जा रहा है। एक विद्यार्थी को एक शिक्षक चलना सिखा रहा है। फिजिकल रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम के व्यवसायिक जो भौतिक पुनर्वास की प्रक्रिया होते हैं उसमें उनका उद्देश्य होता है जो शारीरिक दुर्बलता है, अक्षमता है, उनको कार्यात्मक क्षमता में और गुणवत्ता में बढ़ावा देना। जैसे बाणी अगर अच्छी आपकी नहीं, स्पीच प्रॉब्लम है, तो उसे वो भौतिक चिकित्सक क्या करेगा कि उसे स्पीच ट्रेनिंग देगा, जिससे कि भाषा से संबंधित जो समस्याएं होंगी उसका निराकरण हो सकता है। भौतिक चिकित्सा यानी शरीर से संबंधित जो चिकित्सा दी जाएगी। अगर वो उसको फिजिकल प्रॉब्लम है तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे योगा, फिजियोथेरेपी जैसे कार्यक्रम संचालित करके उसके शारीरिक समस्या को दूर किया जा सकता है। व्यवसायिक चिकित्सा ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप जो ओटी जिसे हम कहते हैं, इसे व्यवसायिक चिकित्सा भी कहते हैं। इसे हम विभिन्न कार्यक्रमों से संचालित करके एक ही शल्य चिकित्सा के रूप में आते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट इसमें अपने व्यवसाय की चिकित्सा में सम्मिलित होते हैं। इस तरीके से आगे आपको चित्रों में दिखेगा। कार्डियोलॉजिस्ट ये हितकारक होते हैं समाज के। कार्डियोलॉजिस्ट, स्पीच ट्रेनर, भौतिक चिकित्सा, व्यवसायिक चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा जैसे कि वाणी चिकित्सा, बोलने का प्रशिक्षण एक व्यक्ति को, एक बच्चे को यहाँ पर तीनों चित्रों में दिए जा रहे हैं कि जिससे सभी बच्चे अपनी भाषा का संचरण अच्छे से कर सकें, अपनी आप को समाज की मुख्य धारा, शैक्षिक मुख्य धारा में जोड़ सकें, समाज से समन्वयता स्थापित कर सकें। इस वोकेशनल थेरेपी व्यवसायिक चिकित्सा जैसे हाथ, घुटने या ऐसे में प्रॉब्लम व्यवसायिक चिकित्सा का अपने एक कारण होता है, जिसमें जो स्पेशलिस्ट होता है वो आपके इन रोगों या कारणों को कम कर सकता है। भौतिक चिकित्सा ये ट्रीटमेंटल कारण होते हैं जो कि तकनीकी से दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल तरीके से दिए जाते हैं, जिसमें एक डॉक्टर जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, ट्रेनर होता है, वो आपको इस तरीके का ट्रीटमेंट देता है और आपके शारीरिक समस्याओं को दूर करने में उसकी अहम भूमिका होती है। कार्डियोलॉजिस्ट आपके कान जो सुनने में आपको समस्या होती है, कार्डियोलॉजिस्ट, स्पीच ट्रेनर आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपको हियरिंग एड उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। निष्कर्ष, इसका पूरा निष्कर्ष निकलता है कि हम समाज और व्यक्तियों को उस शैक्षिक मुख्यधारा में सम्मानजनक, गरिमापूर्ण, स्वतंत्रतापूर्ण जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करें और साथ ही साथ हमारा ये भी अर्थ होता है कि हम अपने सशक्त भारत और सशक्त समाज की कल्पना करने में इस समुदाय आधारित पुनर्वास की कल्पना हमें अच्छे से करनी होगी। थैंक यू।